Assalamualaikum. Welcome back to Conceptual Learning for Students. In our previous lecture, we have studied about molecular level. Now we will move on our next level, organelle and cell level. Levels of organization हम पढ़ रहे हैं जानदार की तंजीम के दर्जात. उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा atomic and subatomic level, and then we have learned about molecular level. Now our third level is organelle and cell level. तो हम एक दफा रिवीजन कर लेते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो मिलके एक एटम बनाते हैं. एटम्स जब मिलते हैं तो बायो एलिमेंट्स बनते हैं. हमने कहा था 92 बायो एलिमेंट्स होते हैं, उसमें से 16 हमने बायो एलिमेंट्स को 16 बायो एलिमेंट्स कहे थे. उनकी हमने फर्दर डिवीजन भी पढ़ी थी. बायो एलिमेंट्स जब आपस में मिलेंगे तो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, जिसे हमने बायो मॉलिक्यूल भी कहा था. बायो मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो हमारे पास बनती हैं ऑर्गेनेलीज, एंड ऑर्गेनेलीज मिलती हैं तो सेल बनता है. नाउ वी विल फोकस ऑन ऑर्गेनेली. ऑर्गेनेलीज मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनती हैं या बायोमॉलिक्यूल्स के मिलने से बनती हैं. ऑर्गेनेली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं. सेल के अंदर छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं जो कि जब मिलके अपना सारा ऑर्गेनेलीज अपना अपना काम करती हैं वो एक सेल का काम बन जाता है. सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स विच हैव अ वेरी स्पेसिफिक फंक्शन इन अ सेल. एक सेल के अंदर बहुत सारी यूकेरियोटिक सेल में ढेरों ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं. उन हर ऑर्गेनेली का एक एक अलग अलग काम है और वो अपना काम करने के लिए स्पेशलाइज है, स्पेसिफिक है. ऑर्गेनेलीज जब मिलेंगी तो हमारे पास एक यूनिट ऑफ लाइफ, जैसे कि हमें पता है कि हमारे इंसानों की बॉडी, एनिमल्स, प्लांट्स मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बने हैं. बहुत ज्यादा सेल्स हैं. अगर हम छोटी सी अपनी स्किन की बात करें उसमें भी 100 and thousands ऑफ सेल्स पाए जाते हैं. उन सेल्स के एक सेल के अंदर भी बहुत ज्यादा ऑर्गेनेलीज हैं. उन ऑर्गेनेलीज का अपना अपना काम है. तो जब ऑर्गेनेलीज को हम मिला देंगे तो एक सेल बन जाता है. एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत ज्यादा ऑर्गेनेलीज है, लेकिन यहाँ पे हमने दो ऑर्गेनेलीज ही पढ़नी है. माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स. माइटोकॉन्ड्रिया इज एन ऑर्गेनेली, राइबोसोम्स इज एन ऑर्गेनेली. माइटोकॉन्ड्रिया का अलग फंक्शन है, वो राइबोसोम्स वाला फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगी. राइबोसोम्स का अलग फंक्शन है, वो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी. माइटोकॉन्ड्रिया का काम है सेलुलर रेस्पिरेशन करना और एटीपी प्रोड्यूस करना. एटीपी इज अ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी. ह्यूमन बॉडी में कोई भी एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. सेलुलर रेस्पिरेशन से मुराद ये है कि जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स इनटेक करते हैं, खाना खाते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में सेल्स उसको तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं एंड बॉन्ड्स टूटते हैं. तो बॉन्ड्स टूटने के नतीजे में एटीपी प्रोड्यूस होती है और ये सारा काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए एटीपी तैयार की जाती है. इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ दिस सेल भी कहते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है. एंड सेकेंड इज द राइबोसोम्स. राइबोसोम्स आर द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स. ये स्पेशलाइज्ड हैं प्रोटीन्स बनाने के लिए, सिंथेसाइज प्रोटीन्स. सो दिस इज द function and description of organelles. Now we will move on cell. Now we will move on cell. So what is cell? Cell is a structural and functional unit of our life. जानदार की जिंदगी का, किसी भी जानदार की बॉडी का सबसे एक अहम फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट जिससे पूरी जानदार की बॉडी मिलके बनती है is called a cell, and we know that assemblage of organelles make a cell. एक सेल में बेशुमार ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं. सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है. डिवीजन ऑफ लेबर से क्या मुराद है? एक फैक्ट्री की अगर हम मिसाल लें, एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो कि अपना अपना काम सर अंजाम देते हैं और एट द एंड वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी कंपनी का काम कंप्लीट हो जाता है. एक जगह पे अगर 100 मजदूर काम कर रहे हैं, वो अपना अपना काम करेंगे, तमाम अपने जब काम कर लेंगे तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन का काम मुकम्मल होगा. सेम एज इट इज एक एनिमल सेल में, ये हमने एक एनिमल सेल ड्रॉ किया है जिसमें सबसे बाहर एक मेम्ब्रेन, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, पाई जाती है और इसके दरमियान में बिल्कुल आपको एक न्यूक्लियस नजर आता है बड़ा सा. इसके साथ इसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं. हमने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स के बारे में. इसके अलावा बहुत ज्यादा बेशुमार ऑर्गेनेलीज हैं. माइटोकॉन्ड्रिया का काम है सेलुलर रेस्पिरेशन करना. किसी और बाकी दूसरे ऑर्गेनेली ने इसका काम नहीं परफॉर्म करना. राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना.
and they are specialized for their function, to perform their function. इन्होंने अपना काम करना है, इसने अपना काम करना है. जब ये सारे अपना अपना ऑर्गेनेलिज सारी अपना अपना काम कर लेंगी, देन वी कैन से कि एक पूरे सेल का काम कंप्लीट हो गया, एक सेल का फंक्शन परफॉर्म हो गया, विच इज द ट्रू मीनिंग ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. तमाम सेल्स के दरमियान डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है. इनको पता है इसने अपना काम करना है, क्या काम है वो इसको पता है. इसको पता है कि मैंने अपना काम करना है. जब तमाम ऑर्गेनेलिज अपना काम कर लेंगी तो वो एक कंप्लीट सेल का काम मुकम्मल हो जाएगा. सो ऑर्गेनेलिज के मिलने से सेल बनता है. तमाम ऑर्गेनेलिज जब मिलेंगी तो एक सेल कंप्लीट हो जाएगा, और सेल एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है जो कि ऑर्गेनेलिज के मिलने से बनता है. Here is a small additional concept you need to know about, and here is a additional concept you need to know about a cell. A cell is of two types, prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotic cell and eukaryotic cell में क्या difference है? Prokaryotic cell is the simplest cell, we can say is unicellular, which is made up of only one cell. प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन्स सम ऑर्गेनेलिज, दो चार चंद जरूरत की ऑर्गेनेलिज होती हैं जो कि एक जानदार में जरूरी होती हैं होना. प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉलर इन साइज रिलेटिव टू यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिस्पर्स्ड होता है, यानी उनके साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है. हमें वाजिया नहीं पता चलता कि इसमें न्यूक्लियस किस जगह प्रेजेंट है. जैसे हमने अभी बात की एनिमल सेल की, उसमें दरमियान में वाजिया न्यूक्लियस था. प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता. इसकी मिसाल है सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, जो सबसे पहले जब दुनिया आबाद हुई, जिंदगी का जो हमें सबसे पहला आसार मिला वो बैक्टीरिया थे. फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू लिव ऑन द अर्थ आर बैक्टीरिया, सो दे आर द सिंपलेस्ट. इनसे बाद में फिर एवोल्यूशन हुई और मजीद यूकैरियोटिक सेल्स यानी मल्टी सेलुलर सेल्स ओरिजिनेट हुए. सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल, कॉम्प्लेक्स इन नेचर, इट इज नॉट यूनिसेलुलर, इट इज मल्टी सेलुलर, जो कि बहुत ज्यादा सेल से मिलकर बनते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. यूकैरियोटिक सेल कंटेन्स डजन्स ऑफ ऑर्गेनेलिज, इसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं. वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह. यूकैरियोटिक सेल्स लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल्स हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की. ये एनिमल सेल है, इसके दरमियान में न्यूक्लियस पाया जाता है. ये एनिमल सेल की मिसाल है जो कि यूकैरियोटिक सेल है. लेकिन बैक्टीरिया सेल में वाज़ा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता. उनका जो न्यूक्लियस है, अगर हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करें तो यहाँ पे इनका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होता है. कोई एक वाज़े शेप नहीं आ रही होती कि यहाँ न्यूक्लियस पड़ा है, बल्कि पूरे साइटोप्लाज्म में ये कहीं भी बिखरा हुआ. सो दिस इज नॉट डिस्टिंक्ट, दिस इज डिस्पर्स्ड. एंड एनिमल सेल में एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस वाज़िया हमें दरमियान में नजर आ रहा होता है कि ये न्यूक्लियस है. यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल्स हैं एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स, एंड ऑल द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ यूकैरियोटिक सेल. थैंक यू सो मच. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज शेयर माय चैनल, शेयर माय वीडियोस, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत